नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बरखा के तड़तड़ाहट के बीच बीते हफ्ते प्रदेश में क्या हरका फरका, वो तमाम छुई बातें समेटे हम हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनावों की धूम है और चुनावी मौसम का ठम ठम काल बस शुरू ही होने वाला है। ठम ठम काल यानी वो समय जिसके बारे में नीगीदा ने कहा है कि हाथन हुस्की पिलाई, फूलन पिलाई रम, ऐसो चुनाव में मजा ही मजा, दारू भी रुपया भी ठम ठम। नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है। अब जल्द ही चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएंगे और उसके बाद शुरू होगा असली ठम ठम काल। चुगलैर बता रहे हैं कि चुनावों के चलते इस बरसात चिकन की बिक्री में गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी दर्ज होनी पक्का है। वैसे ये पंचायत चुनाव कई सारी उम्मीदें और कई आशंकाओं को एक साथ लेकर आ रहे हैं। इस पर अभी विस्तार से बात करेंगे। पहले एक नज़र डालते हैं बीते हफ्ते की सबसे वायरल तस्वीरों पर। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया धामी जी की तस्वीरों से भरा रहा। वो भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिसने उत्तराखंड में लगातार 4 साल बतौर मुख्यमंत्री पूरे कर लिए हों। इस मौके पर तो उनकी तस्वीरें वायरल हुई ही, लेकिन इसके बाद जो उनके बैक टू बैक फोटोशूट्स हुए, उन्होंने भी खूब चर्चाएं बटोरी। सबसे ज़्यादा चर्चा हुई उनकी खेत में उतरने वाली तस्वीरों की। एक वर्ग ने इसके लिए उनकी खूब तारीफ की तो एक वर्ग ने सवाल भी उठाए कि रुपाई वाले खेतों में आखिर बैलों का क्या काम। रुपाई तो शुरू ही तब होती है जब खेत तैयार हो चुके हों, लेकिन धामी जी तो तैयार खेत में बैल लेकर उतर गए। ये वैसा ही है जैसा शेव किए हुए गालों पर ब्लेड चलाना। ऐसे सवाल उठाने वालों को समझना चाहिए कि महंगे से महंगे रेजर का विज्ञापन भी शूट करते हुए रेजर को चिकने गालों पर ही फेरा जाता है। तो फिर धामी जी ने अगर ऐसे तैयार खेतों में बैल चला भी दिए तो उन्होंने क्या गुनाह किया? तस्वीरों की रंगीनियों में कोई खामी हो तो बताएं। वैसे कई लोगों ने बैलों की सेहत पर भी सवाल उठाए हैं। ये सवाल वाकई में वाजिब हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट से इतर अगर पहाड़ों की खेती पर गंभीरता से चर्चा की जाए तो समझ आता है कि बैलों की भारी कमी के चलते ये खेती लगातार कम हो रही है। कुछ समय पहले ही हमने बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जरधारी जी से इस विषय पर एक लंबी चर्चा की थी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पूरी चर्चा सुन सकते हैं। पहाड़ की खेती को लेकर जरधारी जी एक नारा देते हैं कि खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। इस नारे में ही निहित है कि बर्बाद होती खेती का एक प्रमुख कारण खुद सरकार होती है, जिसमें नीतियों से लेकर नीयत तक की भारी कमी देखी जाती है। इसका एक उदाहरण देते हुए जरधारी जी बताते हैं कि पहले लगभग हर घर में एक जोड़ी बैल होता था। आज पहाड़ से बैल लगभग गायब हो चुके हैं और सरकार रसायन से लेकर मशीनों तक पर तो सब्सिडी देती है, लेकिन बैलों पर कोई सब्सिडी नहीं है। जरधारी जी बताते हैं कि हम लोग कई बार सरकार से इस बारे में बात कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि आपको गाय को अगर बचाना है तो बैल को भी बचाना चाहिए, लेकिन गौवंश बचाने के तमाम दावे करने वाली सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं करती। ऐसे में पहाड़ की खेती की यही उपयोगिता रहेगी कि मोरनिया अवस्था में पहुंच चुके बैल कहीं से खुजिया कर जुटाए जाएंगे और नेताजी का फोटोशूट करवाया जाएगा, ताकि चर्चा लगातार होती रहे कि नेताजी देखिए कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और लोग ये बात भूल जाएंगे कि नेताजी असल में इतने ज़मीन से जुड़े हैं कि उन्होंने प्रदेश की सारी ज़मीनें घाम लगा दी हैं। बहरहाल धामी जी की ऐसी ही तस्वीर जिम कॉर्बेट से भी वायरल हुई, जहां ब्लॉगर सौरभ जोशी को भी आमंत्रित किया गया था ताकि सोशल मीडिया पर चर्चाओं में कोई कमी ना आए। वैसे धामी जी को बधाई कि इस मोर्चे पर वो लगातार सफल हैं कि उनकी चर्चाओं में कोई कमी नहीं है। इस मामले में वो काफ़ी हद तक मोदी जी की तरह ही सफल होते नजर आते हैं कि जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में सारी चर्चाएं सिर्फ मोदी जी की ही होकर रह जाती हैं और अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों तक को लोग उनका नाम तक नहीं जानते, वैसे ही उत्तराखंड में धामी जी ने चर्चाओं पर एक तरफा एकाधिकार बना लिया है। यहाँ भी अन्य मंत्री अब न तो कोई बयान देते हुए दिखते हैं और ना ही सुर्खियां बटोरते हुए, ना ही चर्चाओं की दौड़ में धामी जी के आसपास भी वो भटक पाते हैं। धामी जी की फोटोज के क्रम में बीते दिनों उनकी हवाई दौरे की फोटोज भी सामने आई, जिसमें वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त हो चुके हैं। कई सड़कें बंद पड़ी हैं और पूरा सोशल मीडिया रीता कूड़ों की, तीसा भांडों की, बगदा मनखियों की और रड़दा डांडों की तस्वीरों से भरा हुआ है। बाकी बात देखिए कि इसी आपदा वाले दौर में पंचायत चुनाव भी पूरे करवाए जाने हैं। वही पंचायत चुनाव जो सरकार की झूठू नीतियों के कारण काफ़ी देर से शुरू हो रहे हैं और ठीक चौमासे में हो रहे हैं।
ये चुनाव प्रदेश में कई उम्मीदों और कई आशंकाओं को एक साथ लेकर आया है। उम्मीद आई है रिटायर्ड कर्नल यशपाल नेगी और रिटायर्ड आईजी विमला गुंजियाल के रूप में, जिन्हें उनके गांव वालों ने निर्विरोध अपने अपने गांव का प्रधान बनाने का फैसला किया है। बड़े पदों से रिटायर हुए इन लोगों का ग्राम प्रधान बनना एक साथ कई उम्मीदें पैदा करता है। इन उम्मीदों को चार चांद लग जाएं अगर प्रदेश में पंचायती राज को मजबूत करने की दिशा में भी कोई पहल हो सके। उत्तराखंड में साल 2016 में पंचायती राज नियमावली तो बनी थी, लेकिन पंचायतों में आज भी नौकरशाही और राज्य सरकार ही हावी रहती हैं। बल्कि कुछ पंचायतें तो सिर्फ नौकरशाहों के आदेश का पालन करने वाली संस्थाएं मात्र बनकर रह गई हैं। गांव में विकास के नाम पर लाखों रुपए घाम लगा दिए जाते हैं, लेकिन गांव वाले खुजाते ही रह जाते हैं कि कब खोलू निर्भगी विकास, और प्रधान जी बीडीओ के साथ मिलकर कागजों में विकास को थरपा भी देते हैं। जनता चाहे तो इस तस्वीर को बदल सकती है। 1992 में किए गए संविधान के 73rd और 74th अमेंडमेंट ने पंचायतों को बहुत सारी शक्तियां दी हैं। ग्राम सभाओं के लिए 29 ऐसे विषय रखे गए हैं जिन्हें वे कर सकते हैं। ठीक से अमल किया जाए तो पंचायतें कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य पालन, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, सड़क, पुल, जल मार्ग, विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, हाट बाजार, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे तमाम काम कर सकती है। कानून में तो ये भी व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य का एक वित्त आयोग होगा जो ये तय करेगा कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य को मिले राजस्व का कितना हिस्सा पंचायतों को दिया जाएगा। और राज्य सरकार में अगर नियत हो तो राज्य की कुल प्राप्तियों का 60% सीधे पंचायतों को दिया जा सकता है। जरा सोचिए कि राज्य की कुल प्राप्तियों का 60%, 60% अगर सीधे पंचायतों को मिले तो बांझा पड़ते गांवों की स्थिति जादुई तरीके से बदली जा सकती है। पंचायतों को अगर 11वीं और 12वीं अनुसूची में वर्णित सभी विषय सौंप दिए जाएं और राज्य वित्त आयोग उन्हें पर्याप्त पैसा दे दे तो फिर अधिकतर काम स्थानीय स्तर पर ही पूरे किए जा सकते हैं। तब ना तो बड़े बड़े निगमों की जरूरत होगी और ना ही मसाण जैसा गिच्चा पसार चुके बड़े बड़े विभागों की। हूणी खाणी और संविधानी देहरादून वाला कुचक्र भी टूटेगा जब स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पंचायत करने लगेंगी तो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके इन बड़े बड़े विभागों को खुद ही एक गौण होने लगेंगे। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऐसा हुआ भी है, जहां फिर ये भी परिणाम सामने आए कि जिस काम को जिला विकास विभाग 30 करोड़ में करता था, उसी काम को पंचायतों ने सिर्फ 4 करोड़ में कर दिखाया। लेकिन कांडे ये लगे हैं कि हमारे नेता, अफसर और ठेकेदारों का जो बड़ा गठजोड़ है वो इसे कभी होने नहीं देता। भ्रष्टाचार की सपोड़ा सपोड़ी तभी फलती फूलती है जब मामला केंद्रीकृत रहे और जनता से जुड़े सारे फैसले जनता से छिपा कर लिए जाएं। उन्हें बस सालों साल ऐसे ही बुथियाया जाए कि मंत्री जी या डीएम साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बेहद व्यस्त हैं और काम में इसीलिए देरी हो रही है। जबकि इस दौरान मंत्री जी लखपति से करोड़पति बन जाया करते हैं, जैसे कि हमारे प्रदेश के भी लगभग सारे ही नेता बन चुके हैं। अगर ग्राम सभा में गांव के सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि उन्हें साल भर का जो बजट मिला है उसमें से कितना स्कूल के लिए खर्च करना है, कितना अस्पताल के लिए, कितना सड़क के लिए और कितना बिजली के लिए, तो ग्राम सभा के निर्देशों पर पंचायत ये सारे काम करवा सकेगी और चोरी चकारी की गुंजाइशें लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मॉनिटरिंग ही इतनी बारीक हो चुकी होगी। गांव की सड़क अगर गांव वालों की ही देखरेख में बने और उन्हीं की जवाबदेही से बने तो लोग अपने लिए अच्छी सड़कें और मजबूत भवन ही बनवाएंगे। ऐसे ही अगर गांव में डॉक्टर और टीचर को ग्राम सभा से नियुक्ति और वेतन मिलेगा तो वो भी गांव में रहेगा, क्योंकि उस पर ग्राम सभा का नियंत्रण होगा। उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार ग्रामीणों का होना चाहिए, लेकिन ये लगातार उनके हाथ से छीने जा रहे हैं। गांव में बहने वाली नदी का चुगान कायदे से गांव की पंचायत को करना चाहिए और उससे जो राजस्व मिले वो गांव के विकास पर खर्च होना चाहिए। सरकार को उसकी जो रॉयल्टी देनी है ये ग्राम सभा तय करे। ग्रामीण तय करें कि उनके गांव में बहने वाली नदी में किस तरह की परियोजनाएं बने और उसमें गांव वालों की हिस्सेदारी कैसी हो। पंचायतों को इस तरह से शक्तिशाली बनाना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब विद्रोह गांव-गांव तक फैला तो अंग्रेज ये चिता गए थे कि ग्राम पंचायतों में कितनी ताकत है, इसलिए उन्होंने तयशुदा तरीके से पंचायतों को खोखला किया और जनता के बरमंड पर अपने अपने अधिकारी तैनात कर दिए। हर छोटे बड़े काम के लिए ये ज़रूरी बना दिया गया कि लोग शहरों में बने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के जूते घिसते रहें। अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी बनाई अफसरशाही वाली व्यवस्था
जस की तस बनी रही, क्योंकि इसमें कमीशन का शिकार भात पकाने की भरपूर गुंजाइश थी। इसी बात पर गौर कीजिए कि आखिर सांसद निधि और विधायक निधि का क्या औचित्य है। पंचायतों को कागजों में जो अधिकार दिए गए हैं वो अगर असल में भी उन्हें सौंप दिए जाएं तो ये सारे काम जिनके नाम पर सांसद निधि और विधायक नीति का प्रावधान बनाया गया है वो काम गांव वाले खुद ही तय करके करवा सकते हैं। क्या उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसदों के पास करोड़ों की धनराशि रहने से बेहतर ये नहीं होगा कि धनराशि सीधे ग्राम सभाओं के पास ही हो और लोग अपने अपने गांव की जरूरत के हिसाब से इसे खर्च करें, बजाय कि सालों साल सांसद जी को मंगतिया की टक्क सी लगाकर देखते रहने की। सांसदों और विधायकों का काम ठेकेदारी करना नहीं बल्कि कानून बनाना होता है, लेकिन विधानसभा में बैठने के नाम पर हमारे माननीयों की ऐसी कमर टूटने लगती है कि वो पूरे साल में कुल 20-25 दिन भी विधानसभा में नहीं बैठते। ऐसे में मजबूत कानून वो खारू बनाएंगे। नेताओं की ही तरह नौकरशाह भी पंचायतों का हक मारते हैं। जिलाधिकारी को विवेकाधीन कोष, स्वरोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आदि का अधिकार देने का क्या औचित्य था? वो एक नौकरशाह है, उसे जनता द्वारा चुने गए जिला पंचायत के सचिव के रूप में काम करना चाहिए। जिला पंचायत जो कुछ तय करे, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो उसे कार्यान्वित करे। लेकिन हमें ऐसे सिखा दिया गया है कि हमारे लिए ये सोचना ही बकी बात हो जाती है कि जिलाधिकारी आखिर जिला पंचायत के नीचे कैसे हो सकता है। पंचायतें किस तरह से उत्तराखंड जैसे राज्य की तस्वीर बदल सकती हैं, इस बारे में हमने हाल ही में एक विस्तृत रिपोर्ट की है। यदि आपने ये रिपोर्ट अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इन पंचायत चुनावों में एक तरफ कुछ निर्विरोध लोगों के चयन से उम्मीद बंधी है, तो दूसरी तरफ ये चुनाव कई आशंकाओं से भी घिरा हुआ है। इनमें सबसे बड़ी आशंका तो बरसात के मौसम को लेकर ही है, जो उत्तराखंड में आपदा बनकर आता है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को पत्र लिखते हुए ये मांग की है कि इन चुनावों को बरसात के बाद करवाया जाए। उन्होंने कुछ आंकड़ों के आधार पर ये मांग की है और बताया है कि इस साल जून में सामान्य से 36% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जबकि जून के अंतिम हफ्ते में ये आंकड़ा 96% ज़्यादा रहा है। जुलाई, जो साल का सबसे ज़्यादा बरसात वाला महीना होता है, इसमें भूस्खलन, बाढ़ और सड़क अवरोध जैसी घटनाओं के गंभीर जोखिम बने रहते हैं। इस साल 1 से 28 जून के बीच आपदा और रोड एक्सीडेंट से जुड़ी घटनाओं में 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 130% ज़्यादा है। इसके बावजूद पंचायत चुनाव 24 और 28 जुलाई को कराए जाने निर्धारित हैं। ऐसे में लाखों लोगों को चुनावी प्रक्रिया के लिए खतरे मोल लेते हुए अपने घरों से बाहर निकलना होगा और लगभग 80,000 से 1 लाख सरकारी कर्मचारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में ड्यूटी करनी होगी। इन्हीं तर्कों के आधार पर अनूप नौटियाल ने हाईकोर्ट से अपील की है कि चुनावों को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से सरकार के विवेक पर निर्भर होती है, इसलिए इस बात की गुंजाइश बेहद कम ही है कि कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे। चुनावों से जुड़ी एक गंभीर खबर उत्तरकाशी के मुकबा गांव से भी आ रही है, जहां के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अमूमन ग्राम प्रधान के चुनावों में बहिष्कार की घटनाएं न के बराबर होती हैं, लेकिन मुकबा गांव से इस बार किसी भी व्यक्ति ने नामांकन ही नहीं भरा है। ये वही गांव है जहां कुछ समय पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी होकर गए हैं, लेकिन इसकी स्थिति ऐसी है कि आज भी लोग एक अदद सड़क के लिए चुनाव बहिष्कार तक करने को मजबूर हैं। इन गांव वालों की क्या मांगे हैं, आप खुद ही इन वीडियोस में देखिए। हमने अपने गांव में एक मुहिम चलाई है मुकबा ग्राम सभा में, रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं खुद एक प्रधान प्रत्याशी था, जिसमें हमने पूरे गांव ने यह निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मुखवा जांगला मोटर मार्ग नहीं बन जाता है, तब तक हम सभी प्रकार के आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे त्रिस्तरीय चुनाव का तो हमने बहिष्कार कर ही दिया है, और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और जब तक हमारी रोड नहीं बन जाती है, हम तब तक बहिष्कार करेंगे। और सरकार से हमारा ये निवेदन है कि अतिशीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए, और हम आने वाले 28 तारीख में जो मतदान होगा उसमें हम कोई भी जिला पंचायत के लिए कोई भी वोट नहीं डालेगा। बोले गंगा मैया की जय। आज हम समस्त ग्रामवासी वालों ने माँ गंगा के तट पर आज माँ गंगा की शपथ ली है, और इस शपथ में हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जब तक हमारी मुकबा जांगला मोटर मार्ग नहीं बनेगा, जिस प्रकार से हमने इन पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया, उसी प्रकार से यदि हमारी रोड नहीं बनेगी तो हम आने वाले आगामी 2027
में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसका भी बहिष्कार करेंगे। और उसके पश्चात भी हमारी रोड नहीं बनी तो आने वाले 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले और हमारी मुखवा जांगला मोटर मार्ग को तुरंत बनाए, ताकि आने वाले समय में मां भगवती का जो जुलूस हजारों श्रद्धालुओं के साथ जो जुलूस अक्षय तृतीया के दिन आता है और दीपावली के बाद जब मां भगवती गंगे के कपाट बंद होते हैं, ताकि सभी श्रद्धालु उस रास्ते से जा सके और अच्छे ढंग से जाए और मां गंगा के मुखी मठ में दर्शन करे। ऐसे मैं मां गंगा जी से और कामना भी करूंगा और सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय ले, ताकि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें हम भागीदार बन सके। अन्यथा हमारा सभी चुनाव से हर समय बहिष्कार होता रहेगा। बोले गंगा मैया की जय। इस बार प्रदेश भर से जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं उन्हें देखते हुए भी यही संकेत मिलते हैं कि लोगों का पंचायत चुनाव में रुझान कम हो रहा है। प्रदेश में पंचायत सदस्यों के कुल 55,587 पद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 28,248 पदों पर ही नामांकन हुए हैं। यानी लगभग आधे पदों पर नामांकन ही नहीं हुए और उम्मीदवार सामने ही नहीं आए। हालांकि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के पद पर नामांकन 3, 4 या 5 गुना तक हुए हैं, लेकिन पंचायतों की सबसे निचली इकाई का लगभग आधा खाली रह जाना बेहद चिंता का विषय है। कहाँ तो पंचायती राज को मजबूत करने के लिए इस ढांचे को सबसे डमडमा होना चाहिए था और कहाँ ये इतना कमज़ोर हो चुका है कि लोग इन पदों पर उम्मीदवारी तक करने सामने नहीं आ रहे। पंचायत चुनावों के रकरियाट और धामी जी के फोटोशूट के झकरियाट के बीच भी पिछले हफ्ते एक खबर ऐसी आई जैसी खबरों की अब जनता को आदत सी पड़ चुकी है, यानी ऐसी खबर जिसमें भ्रष्टाचार और घोटाले की किरान आ रही हो। ये खबर थी 84 कुटिया यानी बीटल्स आश्रम के पुनर्विकास से जुड़ी हुई, जिसका ठेका एक बार फिर से बिना किसी टेंडर के एक गुजराती कंपनी को दिया जा चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार आरटीआई के तहत प्राप्त हुई सूचना बताती है कि उत्तराखंड के वित्त विभाग ने पर्यटन विभाग द्वारा बीटल्स आश्रम के पुनर्विकास के लिए अहमदाबाद के बिमल पटेल के नेतृत्व वाली SCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बिना टेंडर के चुने जाने पर सवाल भी उठाए थे। लेकिन पर्यटन विभाग ने तब जवाब में कहा कि ये काम भारी जटिल था, इसलिए किसी वर्ल्ड क्लास कंपनी को ही सौंपा जा सकता था। इसलिए टेंडर की जगह सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट किया गया और काम गुजराती कंपनी को सौंप दिया गया। इस परियोजना को अगस्त 2023 में उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। तकरीबन 2 करोड़ रुपए में कंपनी ने मास्टर प्लान बनाया है और पुनरुद्धार का पूरा काम करीब 98 करोड़ में होना है। वैसे कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि 84 कुटिया यानी बीटल्स आश्रम से अभी भी सरकार को 2 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व मिल रहा है। ऐसे में वहाँ 100 करोड़ निवेश करने का फायदा तभी है जब वहाँ नाइट स्टे की व्यवस्था की जाए, क्योंकि तभी इतने बड़े निवेश को वसूला जा सकेगा। लेकिन वो इलाका राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसलिए वहाँ निर्माण से लेकर नाइट स्टे की व्यवस्था बनाने तक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की NOC चाहिए होगी। वैसे निवेश वापस आने को लेकर सरकारें सोचती भी कितना है। उन्हें बस निवेश दिखता है जो राज्य के लिए कम और नेताओं के लिए ज़्यादा होता है। वे तब जाते जाते अपने मुख्यमंत्री जी से एक अपील ये भी कि SI परीक्षा के जो परिणाम अभी तक नहीं आए हैं, कृपया उनमें भी थोड़ी तेज़ी लाएं। ये भर्ती साल 2022 में निकली थी, लेकिन परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। इस दौरान आपने तो भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान रच दिया, लेकिन देखिए कि परीक्षार्थी आज भी सिर्फ रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में पुलिसकर्मियों की भारी कमी है। ऊपर से राजस्व पुलिस को पूरी तरह से हटाकर अगर रेगुलर पुलिस की भर्ती की जाए तब तो और भी बड़ी संख्या में आपको भर्तियां निकालनी होंगी। इसकी शुरुआत कम से कम SI के रिजल्ट घोषित करने से आप कर सकते हैं। यकीन मानिए धामी जी, इन युवाओं को अगर आप जल्दी नियुक्ति देते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ पर लव रिएक्ट करने के लिए आपको IT सेल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। युवा ऑर्गेनिक तौर से ऐसा कर देंगे। जाते जाते एक अपील बारामासा के दर्शकों से भी कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं तो एक न्यूनतम सब्सक्रिप्शन के साथ आप बारामासा को मजबूत कर सकते हैं। यदि आप पेड मेंबरशिप लेते हैं या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग करते हैं तो हमें पूरी मजबूती से और बिना किसी दबाव के ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट्स करने का हौसला और समर्थन मिलता है। तो बारामासा की कोई भी पेड मेंबरशिप लेकर हमारा सहयोग करें और अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमन या पहलाग, नमस्कार।